ओके तो गाइज आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हमारा जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है उसी चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगाने वाले हैं। क्वेश्चन तो गाइज काफी सारे हमारे पास हैं, बट हम आपको वही क्वेश्चंस कराएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि जनरली ये सब जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं बुक से ही उठाए जाते हैं, और बुक्स में एक ही क्वेश्चन काफी तरीके से पूछे जाते हैं और एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को मैं छोड़कर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगता है मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। और गाइस तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस अगर आप हमारा चैनल फोर बी इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि हम कोशिश करते हैं अपने चैनल पे जो भी एसएससी जेई से जो न्यू सीरीज मैंने चालू किया है उसको बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए, एक्स्ट्रा चीजें वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा कि कोई भी टॉपिक यूज कर लो ताकि वीडियो मेरा एक्सटेंड हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही टॉपिक आपको बता रहा हूँ वीडियो में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका यूज भी है। ठीक है। चलिए गाइस अब लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। टोटल आई थिंक 1 घंटे के आसपास वीडियो बनेगी और हम यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर 2 दो वीडियो मैंने बनाया था चैप्टर 2 पे। एक में मैंने सेकेंड लॉ के बेसिक्स को बताया था और दूसरे में मैंने एंट्रोपी को से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था वीडियो। तो गाइज ये वीडियो देखने से पहले एक बार प्लीज वो दोनों वीडियो जो हमारा है थर्मोडायनेमिक का एसएससी जेई आरआरबी जेई की जो प्रैक्टिस में सीरीज चालू किया हूँ, तो वो दोनों वीडियो देख लें चैप्टर 2 का। उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में आए, अदरवाइज आपको बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे आएंगी। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे ये भी आपको नहीं बताऊंगा कि सेकंड लॉ से है क्वेश्चन की, एंट्रोपी से क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ गाइस आप वो जो जब वो दो वीडियो आप देख कर आओ तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आया हुआ है, बस आंसर आना चाहिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है टिक लगा हुआ है। तो काफी सारे मैं खुद यूज किया था जिस बुक से मैंने उठाया है, क्वेश्चंस टिक लगे हुए हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं टिक लगा हुआ है। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि चलो ये आंसर है, बट मैं डिपेंड बताऊंगा क्यों ये आंसर हो रहा है। तो गाइस अपन कार्नोट साइकिल पढ़े थे ना। तो कार्नोट साइकिल में अपन क्या पढ़े थे? कार्नोट साइकिल में अपन पढ़े थे कि हमारा जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होता है वो डिपेंड करता है हमारे सोर्स पे। यहाँ पे वो था ना सोर्स, और फिर यहाँ पे हमारा कोई इंजन होगा और लास्ट में हमारा हो जाता है सिंक, है ना। जब भी हम एफिशिएंसी का एक टेम्परेचर स्केल पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1 - T2/T1, जिसमें ये सिंक T1 था और ये हमारा T2। तो जनरली एफिशिएंसी की बात किया जाए कार्नोट साइकिल का तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के टर्म पे ना। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर, हम जानते हैं कार्नोट साइकिल, जब मैं आपको वीडियो बनाया था तब भी बताया था कार्नोट साइकिल सिर्फ और सिर्फ रिवर्स साइकिल पे ही काम करता है। क्योंकि अगर किसी चीज की मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए 100, क्योंकि कार्नोट एक इमेजिनरी टाइप का साइकिल है जो कि 100% एफिशिएंसी बताता है, तो वो एक तरीके का रिवर्सिबल, जो कि जैसे जितना लॉस हो उतना ही वो जो मतलब जितना यूज होने के बाद सिंक में जाए उतने ही वापस आ जाए, यही ना हुआ रिवर्सिबल। कोई पाथ वगैरह चेंज ना हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, यही तो हुआ रिवर्सिबल। तो कार्नोट साइकिल को हम एक और नाम से जानते हैं, रिवर्सिबल साइकिल या रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। बोलो तो रिवर्सिबल इंजन, कार्नोट साइकिल तो रिवर्सिबल साइकिल। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन एंट्रोपी हीट एंथैल्पी वर्क। देख सकते हो एंट्रोपी आंसर है। सेकंड लॉ गाइस हमने फर्स्ट लॉ जब पढ़ा था तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हमारा फर्स्ट लॉ पे काम करता है, फर्स्ट लॉ ने हमें ये फॉर्मूला दिया था। फिर जब हम सेकंड लॉ पे आए तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी में हमारा फॉर्मूला बन के आया था क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इज इक्वल टू टी डी एस, बना था ना ऐसे। ये हमारा सेकंड लॉ से ये इक्वेशन हमारा बन के आता है। सेकंड लॉ ने हमें ये दिया, एंट्रोपी की कॉन्सेप्ट दी है। तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंट्रोपी से। तो सेकंड लॉ यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जनरली पूरा का पूरा सेकंड लॉ हम कहते हैं कि भाई एंट्रोपी को समझाने में निकल जाता है। क्लियर है? एंट्रोपी को, क्योंकि एंट्रोपी हमें डायरेक्शन देता है कि भाई हमारा हीट का डायरेक्शन, हीट किधर फ्लो हो रहा है। तो एंट्रोपी इज द बेस्ट आंसर, ना कि हीट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज नेसेसरी दैट। बहुत आसान क्वेश्चन, एक बार में आपको बन जाना चाहिए और ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या सही है। थर्मोडायनेमिक साइकिल, जब हम क्लॉसियस ने इनइक्वालिटी ने एक फॉर्मूला हमें दिया था, ठीक है, क्लॉसियस भाई ने हमें एक दिया था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq अपॉन dt लेस देन और इक्वल टू जीरो, है ना। इक्वल टू कब हो रहा था, रिवर्सिबल के केस में, और लेस देन कब हो रहा था, इरिवर्सिबल के केस में। तो यहाँ किस थर्मोडायनेमिक साइक्लिक टू बी इरिवर्सिबल कब होगा, जब आपका dq अपॉन नॉट dt इट्स t, dq अपॉन t कब, जब लेस देन होगा, कि लेस देन के लिए। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट a heat engine operating between 327 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस कैन बी। बहुत आसान गाइस, देखो 27 डिग्री सेल्सियस हीट इंजन की बात हो रहा है, तो ये जो ऊपर वाला टेम्परेचर है ये है 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो गया इंजन। और सिंक का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब डायरेक्ट एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी हमें पता ही है क्या होता है, एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो मान लो ये फॉर्मूला भी भूल गए, तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इस साइकिल है, यहाँ से अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है, दिस दिस इज, अगर आप इसको T1 कह रहे हो ये हो जाएगा Q1, अगर आप इसको T2 कह रहे हो ये हो जाएगा Q2। क्लियर है, तो ये इंजन है, इंजन से हमें क्या मिलता है, वर्क। तो हमें चाहिए क्या, वर्क अपॉन, वर्क हमें चाहिए क्या लेने पे, इनपुट क्या आ रहा है, Q2, Q2 इनपुट आ रहा है, हो गया। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। गाइस मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये T1 है, ये मैंने T2 ले लिया, बट ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ये इसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये T2 जब यहाँ होता और T1 जब यहाँ होता तब ये फॉर्मूला हमारा बन के आता। क्लियर है, तो गाइस ऐसे लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं बनकर डायग्राम, तो वो T1 T2 को वैल्यू कभी इधर इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, और आपको फॉर्मूला याद क्या होता है, ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, और आप वही वैल्यू ले लेते हो और आपका आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं करना है। देखिए कैसे मैं बना रहा हूं इसका फॉर्मूला, अगर मैं इसको T2 मानना है, इसको T1 मानना है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क हमें मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि हीट इसमें एंटर आ रहा है, Q2 हमारा एंटर हो रहा है। अब वर्क, अब देखो अगर ये ई इंजन में हमारा Q2 भी अंदर आ रहा है, Q2 अंदर आ रहा है, वर्क, और Q1 हमारा बाहर जा रहा है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से इक्विलिब्रियम इक्वेशन की Q2 अंदर आ रहा है इज इक्वल टू वर्क और Q1 साथ में। ठीक है, तो वर्क को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा Q1 प्लस, सॉरी Q1 माइनस Q2, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ओके Q1 माइनस Q2, यहाँ से वर्क निकालिए, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे वर्क की वैल्यू पुट कीजिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2, और यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, लीजिए ये बनकर आ गया। तो अपोजिट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एफिशिएंसी जो आ रहा है 1 माइनस T1 अपॉन T2 आ रहा है, अगर मैंने इस तरीके से T2 T1 को मेजर किया है तो हमको वैल्यू पुट करना है। बट मैंने आपको बताया है कि थर्मोडायनेमिक में कोई भी क्वेश्चन आए डिग्री सेल्सियस को, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप केल्विन में चेंज करोगे। तो 327 डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम 273 का प्लस करते हैं, तो 327 डिग्री सेल्सियस में जब 273 का प्लस करोगे तो 600 केल्विन आएगा, और इस 27 डिग्री सेल्सियस में जब प्लस करोगे 300 केल्विन आएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन 600, और यहाँ से आपकी एफिशिएंसी की जो वैल्यू निकलती है 0.5 के आसपास निकलती है। क्लियर है, तो और आपका आंसर ये हो जाएगा 0.5 का मतलब 1/2 भी सही है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल। अभी हमने ये क्वेश्चन लगाया, सेम, स्किप करें उसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश हो रहा है गाइस, अ हीट इंजन इज सप्लाइड विथ 278 किलोवाट ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर ऑफ 283 डिग्री सेल्सियस। हो क्या रहा है कि
ये हमारा सोर्स है जिसका टेम्परेचर है 283 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ से जो हीट सप्लाई हो रहा है, इसको क्या नाम दे दिया जाए, चलो कुछ भी दे देते हैं, Q1 ही दे देते हैं। Q1 जो हीट सप्लाइड हो रहा है कितना हो रहा है, 278 किलो वाट, ठीक है। और इसको हम T1 टेम्परेचर बोल देते हैं। यहाँ पे इंजन में आया, यहाँ से सोर्स में जाएगा, एंड द हीट रिजेक्शन टेक प्लेस एट 5 डिग्री सेल्सियस। जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, मतलब सिंक का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा T2 हो गया, और ये हो गया हमारा Q2। तो हमको यही इसी Q2 की वैल्यू निकालनी है। द इंजन रिवर्सिबल इफ द हीट रिजेक्टेड। अगर ये साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है, तो आप बताइए कि कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है सिंक में, ये आपको वर्क मिलेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, देखिए फॉर्मूला हमारा जनरली बनता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, इंजन की बात कर रहे हैं, तो दोनों में से कम कौन सा है, T2 वाला कम है। T2 जब कम है तो T2 को लिखेंगे ऊपर, ये भी एक ट्रिक है जानने का। दोनों में से जो कम होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो ज्यादा होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, इसको तुरंत आप कैल्विन में कन्वर्ट कर लो, तुरंत कैल्विन में कन्वर्ट कर लो, 1 मिनट भी लेट नहीं करना है। 283 डिग्री सेल्सियस को जब आप कैल्विन में कन्वर्ट करोगे, तो आपका अप्रोक्सीमेट 556 आंसर आएगा। तो 556 केल्विन अपॉन 5 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, कन्वर्ट करो 278 केल्विन, और ये हो जाएगा T1 की वैल्यू हो जाएगी 556 केल्विन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ से आपकी जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो आएगी आपकी अप्रोक्सीमेट 0.5। क्लियर है, ये तो निकल गया। तो यहाँ से हमको एफिशिएंसी पूरी साइकिल की टेम्परेचर बेस से एफिशिएंसी मिल गई। अब हम एक और एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये तो हम टेम्परेचर स्केल पे पढ़े हैं जनरली उस पे। तो अगर आप अगर इसको आप सिस्टम मान लो, ये अगर आपका सिस्टम है जिसमें वर्क और Q2 बाहर निकल रहा है, तो वर्क प्लस Q2 बाहर निकल रहा है और Q1 अंदर आ रहा है बेचारा के लिए, तो वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हो गया, ठीक है। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए, किससे, जब Q1 आएगा अंदर, तो फॉर्मूला हमारा बनता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, है ना। यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी आ चुकी है 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू आपको निकालनी है, Q2 की वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 278, दिस इज 278 किलो वाट। तो इसको आप किलो वाट में रख दो 278, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो Q2 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 139 के आसपास। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो क्लियर है। आई थिंक मैंने पीछे जो आपको बता रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, यस इस क्वेश्चन में, तो ये कुछ यहाँ पे गलतियां हो गई थी, हो गया था ना। वर्क डन ये आ रहा है, ये ओके, ये Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, ठीक है। पीछे जो बताया था जस्ट अभी Q2 माइनस Q1, और जो हमारा फॉर्मूला ये मैं ये बता रहा था, दिस इज नॉट, दिस इज 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, दिस इज राइट, ठीक है। तो ये मिस्टेक था गाइस, इसको आप सुधार लेना। ओके, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अ रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट हैज अ एफिशिएंसी 20%। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सोर्स एंड द सिंक इन किलोवाट वुड बी रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा गाइस, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे हमको पावर हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ इतना किलोवाट वर्क डन निकालना है। तो रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट, तो वर्क जो मिल रहा है, एक रिवर्सिबल इंजन है वो काम कर रहा है, एक रिवर्सिबल इंजन है, ये सोर्स हो गया, ठीक है, ये सिंक हो गया, ये हमारा इंजन हो गया, ठीक है, ये इंजन हो गया, दिस इज दिस इज वर्क, ये काम कर रहा है। तो हमके जो वर्क मिल रहा है वो मिल रहा है 100 किलोवाट के आसपास, और इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो है 20% एफिशिएंसी है। तो ये जो Q1 और ये जो Q2 जो हीट जो आ रहा है इंजन में और हीट जो रिजेक्ट हो रहा है वो हमको निकालना है। और ना ही हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर है, ना ही हमारे पास सिंक का टेम्परेचर है। कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट पीछे जो क्वेश्चन किया था ना गाइस उसी का उल्टा एफिशिएंसी का फॉर्मूला रखिए वर्क वाले उस स्केल पे। तो हमें क्या चाहिए, इस इंजन से क्या चाहिए, हमें वर्क चाहिए। क्यों, जब Q1 इसके अंदर घुसेगा तब वर्क न मिलेगा,
ठीक है। तो आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यू है 20%, तो इसको 20% में नहीं लिख देना है, इसको 0.2, क्योंकि 100 से 20% को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। वर्क है 100 किलोवाट में रखो Q1, यहाँ से आपको Q1 की वैल्यू मिल जाएगी, और ये मिल जाएगी आपको लगभग 500 किलोवाट के आसपास। 500 किलोवाट, इसको सॉल्व करोगे तो 500 किलोवाट के आसपास आपको मिलेगा। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन अगर देखोगे तो जनरली जाहिर सी बात है Q1 Q2 और इसमें 500 किलोवाट वाला यही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सी को सही कर सकते हो। डायरेक्ट ऑप्शन सी आपका सही हो गया, क्योंकि 500 और 400 दिया है। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और कहीं 500 तो है नहीं, इसी को में था, तो आप आपका टाइम बच जाएगा। बट मैं यहाँ पे आपको करके बताऊंगा। तो Q1 निकल चुका है, और जब आपका Q1 निकल गया है तो अगर मैं इस इंजन को सिस्टम मान लूं, इस इंजन को सिस्टम मान लूं, इसमें वर्क डन और Q2 बाहर निकल रहा है, सिर्फ अंदर Q1 आ रहा है। तो हम वर्क जो बाहर निकल रहा है उसको पॉजिटिव में मैंने रखा, जो अंदर जा आ रहा है उसको माइनस में रखा, उसको उधर भेजा तो प्लस में हो गया। तो Q2 की वैल्यू आपके पास नहीं है, Q1 तो Q2 की इज इक्वल टू Q1 माइनस डब्ल्यू, और Q1 आ गया है 500 और वो आ गया है 100, ये आ जाएगा 400 किलोवाट। आ गया आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्विन प्लैंक लॉ डील्स विद द कैल्विन प्लैंक कांस्टेंट, सबसे पहला ही हमने पढ़ा था, वो क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। कैल्विन प्लैंक का कहना था कि ऐसी कोई भी इंजन नहीं है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो जितना हीट अंदर आए उतना ही हमारा बाहर निकल जाए। 100% हीट देने पे 100% वर्क मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारा लॉस होगा जो कि सिंक में जाता है। तो जनरली कैल्विन प्लैंक जो लॉ है वो कहता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू, कैसे हमारा हीट वर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और जो ऑप्शन देखोगे, कन्वर्जन ऑफ हीट, क्या हीट का कन्वर्जन होता है? नहीं। क्या वर्क का कन्वर्जन होता है? जी नहीं। कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट, क्या वर्क हीट में कन्वर्ट होता है? ऐसा नहीं, ये तो पंप में होता था, और वो केल्विन ने नहीं, क्लॉसियस ने बताया था। यहाँ पे है हमारा कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू हीट, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। दिस इज केल्विन प्लैंक कांस्टेंट। व्हाट डज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिफाइन? बस इससे पहले ही तो किए थे, एंट्रोपी। सेकंड लॉ पूरा का पूरा एंट्रोपी पे काम करता है। ऑप्शन इज योर राइट आंसर। द इंजन वर्किंग बिटवीन पॉजिटिव टेम्परेचर कैन बी अ हीट पंप। ओ, कैसे? तो गाइस जनरली कैल्विन प्लैंक का कहना था कि जो हीट है, सोर्स से जो हीट आ रहा है, वो पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इम्पॉसिबल है ऐसा। कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारा निगेटिव टर्म में होगा। तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, तो यहाँ पूछ रहा है एन इंजन वर्किंग बिटवीन पॉजिटिव टेम्परेचर। अगर ऐसा कौन सा इंजन है, ठीक है। इसको गाइस ऐसे भी समझते हैं, क्योंकि कैल्विन प्लैंक ने क्या कहा था कि हीट कन्वर्ट इनटू वर्क, पूरा का पूरा सोर्स से जो हीट आता है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारा सिंक पे जाएगा। तो जनरली ऐसी चीज, ऐसी मशीन को हम इंजन कहते हैं। ऑप्शन देखोगे तो सारे पंप की बारे में बात हो रहा है, क्या ये पंप होगा? बट यहाँ पे कह रहा है कि इंजन वर्किंग, अगर जो आपका इंजन है वो पॉजिटिव टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, तो क्या वो हीट पंप है? क्या वो हीट पंप नहीं है? मस्ट बी ए हीट पंप, या वो हीट पंप ही पंप होगा, या कैन बी हीट पंप इफ फ्रिक्शनलेस मशीन इज यूज्ड। तो देखो मतलब क्या हो रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव जोन से, नेगेटिव जोन इन द सेंस आप सिंक से निगेटिव, इसलिए बोला जा रहा है कि सिंक का टेम्परेचर हमेशा सोर्स से कम होता है। निगेटिव जोन से हीट को आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ कुछ भी इंजन हो चाहे जो भी हो, और उसको आप भेजो कहाँ पे? सोर्स में। अगर आप भेजते हो, सोर्स में भेजते हो, तो उसके लिए वर्क चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्क कन्वर्ट इनटू हीट, यहाँ पे पूरा वर्क दोगे तो ही हीट सिंक से निकल के सोर्स में जा रहा है, तो निगेटिव से निकल के पॉजिटिव एरिया में जा रहा है। तो ऐसा हीट पंप में भी होता है, और ऐसा रेफ्रिजरेटर में भी होता है ना। तो हम मस्ट बी हीट पंप तो नहीं कह सकते हैं, मस्ट बी मतलब हीट पंप ही होगा और कोई नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते। और कैन नॉट बी हीट पंप कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये हीट पंप, ऐसा काम हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों में होता है कि सिंक से टेम्परेचर निकाल के पॉजिटिव एरिया में फेंकना। तो ये जो है कैन बी अ हीट पंप हो सकता है, बट हम इसको मस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हीट पंप का भी काम है और ये रेफ्रिजरेटर का भी काम है। बट हमें रिक्वायरमेंट बस हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में अलग अलग हो जाता है गाइस। तो ये चीज पॉइंट ध्यान में रखना। अ हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है। तो पहला कुछ देखिए,
हीट इंजन डिवाइस जो है किस तरीके से काम करता है थर्मोडायनेमिक साइकिलिक पे, तो टू कन्वर्ट द हीट सप्लाइड इनटू कंप्लीट वर्क एनर्जी, गलत है एकदम नहीं, ये तो आपको एकदम गलत कर देना है। टू कन्वर्ट हीट सप्लाइड इनटू कंप्लीट वर्क एनर्जी अंडर ऑल कंडीशन, एकदम गलत, ना रिवर्सिबल में होगा केस में हो सकता है, ना इरिवर्सिबल के केस में हो सकता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम द हीट रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स एंड आल्सो रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट टू द सिंक, ये सबसे बेस्ट है और ये कैल्विन ने कहा था। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन गाइस। द हीट इंजन रिसीव 1000 किलो जूल ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस इतना वर्क, 600 किलो जूल वर्क, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एंड द एफिशिएंसी परसेंटेज। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और पहले भी अपन कर चुके हैं। ये सोर्स है, ठीक है, ये हमारा कोई भी इंजन हो गया या मशीन हो गया, ये हमारा सिंक हो गया। तो क्या हो रहा है कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है, जिसका 1000 किलो जूल हीट इंजन में आ रहा है, किलो जूल, और इससे जो वर्क मिल रहा है, ये वर्क हो रहा है कितना, 600 किलो जूल, 600 किलो जूल। तो हमें बताइए Q2 कितना होगा और इसकी पूरी की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी इज इक्वल टू, और ऐसे क्यों, Q2 डायरेक्ट निकल जाएगा कैसे, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, मशीन को सिस्टम मान लूं, तो इससे बाहर वर्क और Q2 बाहर निकल रहा है, तो वर्क प्लस Q2 को वर्क बाहर निकल रहा था, दोनों को मैंने प्लस में ले लिया, और Q1 अंदर आ रहा है तो उसको माइनस में रख लिया और इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम बना लिया। तो वर्क प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 हो जाएगा, और यहाँ से आपको Q2 की वैल्यू चाहिए तो Q1 माइनस वर्क कर लो, Q1 माइनस वर्क, और यहाँ से निकल जाएगा Q1 कितना है, 1000 माइनस 600, और यहाँ से आपका Q2 की जो वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई, 400 के आसपास, ठीक है। ये आपका लगभग 400 किलो जूल के आसपास हमारा Q2 की वैल्यू निकलेगी। तो देखो ऑप्शन कहाँ है, Q2 भाई 400 किलो जूल, 400 किलो जूल वाले दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ये बी और सी तो गलत हो गया। अब हमें भाई एफिशिएंसी निकालना ही निकालना पड़ेगा, हम यहाँ पे कोई ट्रिक यूज करके डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। एफिशिएंसी निकाला जाए तो अपन, टेम्परेचर तो है ही नहीं हमारे पास, टेम्परेचर ना सोर्स का ना सिंक का, हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू है, तो अपन एक काम करते हैं ना, Q1 Q2 की वैल्यू की हेल्प से निकालते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये क्या है, एक हीट इंजन है, तो हमें वर्क डिजायरेबल में क्या है, वर्क है, और इनपुट क्या मिल रहा है, इनपुट यहाँ पे देखो इंजन इंजन में इनपुट क्या आ रहा है, Q1 इनपुट आ रहा है, तो ये Q1 इज वर्क डन। अभी हमने यहाँ पे देखा था वर्क डन का रिलेशन क्या बन रहा था, वर्क डन करते तो इसको उधर भेज दो, Q1 माइनस Q2, और डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, वर्क डन अपॉन Q1, हमारी एफिशिएंसी वर्क डन की वैल्यू है था, सॉरी 600, वर्क डन की वैल्यू है 600 अपॉन Q1 की वैल्यू है 1000, कट गया कट गया, टू थ्री ज़ा टू, फाइव ज़ा, इसको डिवाइड करो, तो आपकी एफिशिएंसी आसपास 60% आएगी। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, तो इसको गाइस देख लेना, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ऑप्शन डी ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड था या फर्स्ट काइंड था, याद करो कैल्विन प्लैंक पहले मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्लॉसियस। तो कैल्विन प्लैंक जो सबसे पहले उन्होंने परपेचुअल मोशन मशीन 2 की डेवलप की। परपेचुअल मोशन मशीन 2 क्या कहता है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो कि पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, है ना, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है। और दूसरा क्लॉसियस जो था, क्लॉसियस ने जो स्टेटमेंट दिया था वो पीएमएम 1 पे दिया था, परपेचुअल मोशन मशीन 1 पे काम किया था। तो कैल्विन प्लैंक ने परपेचुअल मोशन मशीन 2 पे काम किया था, सेकेंड काइंड दैट इज इम्पॉसिबल वैसी मशीन बनाना। उसके बाद है, which of the following is correct expression for the maximum thermal efficiency of a system undergoing a reversible power cycle while operating between the thermal reservoir at the temperature Tc and Th? ऑप्शन सी सबसे राइट आंसर। क्यों, मैक्सिमम एफिशिएंसी की गाइस अगर हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल साइकिल को हम एक और नाम से जानते हैं कार्नोट साइकिल से, और कार्नोट से ज्यादा तो एफिशिएंसी कोई मिल नहीं सकता, और कार्नोट की एफिशिएंसी निकलती है 1 माइनस जो नीचे वाला सिंक का टेम्परेचर, मतलब ठंडा टेम्परेचर कोल्ड होगा, और ऊपर सोर्स का टेम्परेचर हाई होगा, तो हमेशा कम से ज्यादा रखते हैं। ये तो ऐसा कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अ परपेचुअल मोशन मशीन इज थर्मोडायनेमिक मशीन था, थर्मोडायनेमिक मशीन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नॉन थर्मोडायनेमिक मशीन था, अ हाइपोथेटिकल मशीन हुज ऑपरेशन वुड वायलेट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, यस।
तो परपेचुअल मोशन मशीन जो भी थे, 1 थे या 2 थे, 2 का कहना, परपेचुअल मोशन मशीन 2 का कहना था कि पूरे पूरे हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर देना, जो कि हमारे थर्मोडायनेमिक लॉ को वायलेट कर रहा था। और परपेचुअल मोशन मशीन 1 था, वो क्या कह रहा था कि हम नीचे हीट को सिंक से सोर्स तक भेज सकते हैं बिना वर्क के, वो भी हमारा पॉसिबल नहीं है। थर्मोडायनेमिक के लॉ को वो भी हमारा अपोज कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। An actual engine is to be designed having same efficiency as the Carnot cycle, such as proportion is possible है, feasible हो सकता है, possible है, desirable या impossible, impossible। कोई भी इंजन हमारी कार्नोट की तरह काम नहीं कर सकती, क्योंकि कार्नोट साइकिल में हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है। कार्नोट एक जस्ट थ्योरेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिर्फ रिलेट करने के लिए काम करते हैं। तो वैसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। A perpetual motion machine of the first kind, फिर से वही आ गया, a machine which produces power without consuming any energy is possible है, नहीं, impossible। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का कहना है, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए गाइस, फिर से एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से बुक्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और मीनिंग वही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आगे से नहीं लगाएंगे, एक दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे अभी हमने कैल्विन प्लैंक को काफी देर से क्वेश्चन हम कैल्विन प्लैंक पे लगा रहे हैं और हम काफी कुछ कैल्विन प्लैंक के बारे में जान गए हैं। एक क्वेश्चन और आता है, इफ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज जीरो, मतलब सिंक में कोई भी हीट नहीं जा रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। when net work is equal to heat absorbed, work efficiency is 100, heat is exchanged from one heat reservoir only, it violates Kelvin Planck constant। तो गाइस Kelvin Planck constant की हम बात करें तो Kelvin Planck constant में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये हमारा सोर्स होगा, ये हमारी कोई मशीन होगी, ये हमारी कोई सिंक होगा, ठीक है। अगर सिंक में हीट ट्रांसफर Q2 की वैल्यू अगर जीरो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि Q1 जो भी Q1 आ रहा है, 100% Q1 आ रहा है, वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसा कब होता है, Q1 का पूरा 100% वर्क, ये पी परपेचुअल मोशन मशीन 2 कहता है, जो हमारा जो मशीन जो है, ये मशीन कैल्विन के लॉ को वायलेट करता है। कैल्विन का कहना क्या था कि Q1 जो आता है वो वर्क में ट्रांसफर तो होता है बट कुछ लॉस भी होता है, और कैल्विन के इस कॉन्सेप्ट को परपेचुअल मोशन मशीन गलत कहता है। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, और 100% एफिशिएंसी मिलने वाली बात ये भी सही लिखी है, और हीट इज एक्सटेंड फ्रॉम वन हीट रिजर्वायर ओनली। तो आप देख सकते हो हीट सिर्फ, क्योंकि एक तो जीरो हो गया, खुद ही क्वेश्चन में लिख दिया जीरो, तो दूसरा तो होगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट सही है, तो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। देख रहे हो एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के दिया जा रहा है यहाँ पे। और देख लिया जाए, विच ऑफ द रिलेशन रिप्रेजेंट द इरिवर्सिबल, कितने देर से हम पढ़ रहे हैं कि dq अपॉन टी लेस देन होगा जीरो से, तो इरिवर्सिबल, और इक्वल टू होगा तो हमारा रिवर्सिबल साइकिल। कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन जो भी हो रहा है मशीन की, सोर्स और सिंक में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि वर्क की कंडीशन, ना कि कंडीशन इंजन की कंडीशन पे, ना ही कोई मीडियम से, ना एक क्वेश्चन और आपको ऐसा मिल सकता है, कार्नोट साइकिल का क्या वो जो भी एयर यूज करी है, जो भी फ्लूइड वो यूज करी है, क्या उस पर डिपेंड होता है, नहीं, बिल्कुल गलत, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। कार्नोट साइकिल सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक का। क्लियर है। तो ये दो तीन क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ 3 kg ऑफ क्या है, that occupies a volume of इतना if the internal energy is इतना and the pressure is इतना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आइए देखते हैं इसको। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला, यही कि एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी को ही हम लोग टोटल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। टोटल एनर्जी की बात करें तो एंथैल्पी के अंदर, टोटल एनर्जी के अंदर आ जाता है कि बॉडी की इंटरनल एनर्जी भी आ जाती है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू वी, ये होता है हमारी एंथैल्पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी निकालना है। द एंथैल्पी 3 kg ऑफ, ये थोड़ा पता नहीं क्या लिखा है, डेट ऑक्यूपाई और वॉल्यूम दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 3.5 दी हुई है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5, ठीक है। ओके, तो 3 kg ऑफ एफ, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है जिस जो कि 3 kg आपने मान लो कुछ भी लिया, उस 3 kg जो भी सब्सटेंस लिया उसकी जो वॉल्यूम है 1.5 है, और उसकी इंटरनल एनर्जी 3.5 है, और प्रेशर 0.3 है। सारी वैल्यूज को पुट करो, तो इंटरनल एनर्जी मैंने पुट कर दिया 3.5, ठीक है, इंटरनल एनर्जी पुट कर दिया 3.5,
प्लस पी, पी कितना है 0.3 और वॉल्यूम कितना है 1.5 और एक चीज और दिया है 3 kg। तो इंटरनल जब 3 kg आप मास की बात करें तो इंटरनल एनर्जी में आपको मास का मल्टीप्लीकेशन भी करना होगा 3 kg। और इससे जो आंसर एंथैल्पी की निकल के आती है ये आंसर आपका आएगा अप्रोक्सीमेट 10.95 किलो जूल के आसपास, मेगा जूल सॉरी, 10.9 मेगा जूल के आसपास। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5.26 क्वेश्चन। हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सोर्स एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड रिजेक्ट इतना। तो गाइस सोर्स का जो टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस बता रहा है और 25 डिग्री सेल्सियस ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस हमारा रिजेक्ट हो रहा है और रिसीव यहाँ पे जो Q1 है वो 5 किलो जूल, रिसीव 5 किलोवाट ऑफ हीट, 5 किलोवाट हीट ये मशीन रिसीव कर रहा है। तो डज द वर्क डन फॉर द इंजन इज इक्वल टू 0, वर्क डन हो रहा है 0, वर्क डन की वैल्यू आ रही है 0। डज दिस सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस? देखो जरा। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ने एक ही चीज क्या, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डीप में आपको बताने वाला हूँ। द हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सोर्स, तो मैंने बना दिया था, सोर्स का टेम्परेचर बता रहा है 200 डिग्री सेल्सियस, Q1 आ रहा है 5 किलोवाट, ये है मशीन, और नीचे आ जाएगा Q2 जिसकी वैल्यू पता नहीं है, और ये हो जाएगा सिंक जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, वर्क डन की वैल्यू है 0। तो क्लॉसियस के अकॉर्डिंग, क्लॉसियस इनइक्वालिटी का जो फॉर्मूला है क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी। किस इंजन की बात कर रहा है, द हीट इंजन वर्किंग बिटवीन दिस एंड वर्क डन इंजन इज इक्वल टू, ठीक है कोई भी, दिस इज क्लॉसियस। तो क्या इसका सेटिस्फाई कर रहा है? तो गाइस वर्क डन को तो आप कह दिए हो 0, यहाँ पे वर्क मिल नहीं रहा है, Q1 दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक Q1 जो है वो Q2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब Q की वैल्यू हमारी कितनी दी है 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट दोनों के केस में हो गया। ठीक है, अब क्लॉसियस की बात किया जाए तो क्लॉसियस के अकॉर्डिंग आपको जब स्टार्टिंग में बनाए थे कि डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, मशीन में हीट अंदर की ओर आ रहा है, मशीन में हीट आ रहा है, ठीक है, एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो 200 डिग्री सेल्सियस को आप चेंज करो, 200 को उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 से इसको प्लस करो तो लगभग 473 के आसपास आएगा, 473 केल्विन आएगा। और 25 डिग्री सेल्सियस को 273 से प्लस करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट 298 केल्विन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो मिल गया। तो क्लॉसियस इक्वलिटी डी क्यू अपॉन टी, देखो सोर्स से हीट निकल रहा है तो हम माइनस में लेंगे, तो डी क्यू कितनी है 5 किलोवाट अपॉन उसका टेम्परेचर कितना है सोर्स का 473 केल्विन, और सोर्स से निकल रहा है हीट इसलिए माइनस। अब अगर सिंक की बात करें, सिंक में हीट ऐड हो रहा है तो हम पहले प्लस लिख लेते हैं। कितना हीट ऐड हो रहा है, अभी हम थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग बताया Q1 Q2 बराबर है तो 5 ही होगा। और इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में कन्वर्ट किया 298, और इसको सेल्फ सॉल्व करोगे गाइज आपका तो 6.207 इंटू 10⁻³ आ रहा है, जो कि 0 से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा इसकी वैल्यू है। बट क्लॉसियस इनइक्वालिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा dq अपॉन टी जो होना चाहिए वो 0 से कम होना चाहिए, 0 से बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इन दोनों को सॉल्व करने पे 0 से बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये क्या क्लॉसियस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है? जी नहीं, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, नो। उसके बाद गाइज यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस मैं फ्लैश कर दिया हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हो और क्वेश्चन को लगा भी आप सकते हो। फिर भी कहीं अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट करके बताना, मैं उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। बट गाइज हमने काफी सारे क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड लॉ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद गाइज हम आगे डिस्कस करेंगे एंट्रोपी, एंट्रोपी पे खूब सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि सेकंड लॉ में हमने एंट्रोपी और दोनों के बारे में पढ़ा। तो ये मैं वीडियो यहाँ तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ये मैं आप वीडियो पॉज करके इस चीजों को स्क्रीनशॉट लेकर आप इस क्वेश्चंस को लगा सकते हो। बट मैं एक शॉर्ट में थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इन क्लॉसियस थ्योरम द रिवर्सिबल पाथ इज सब्स्टिट्यूट बाय रिवर्सिबल आइसोथर्म।
उसके बाद a Carnot engine reject 30% of a Carnot engine reject 30% of absorbed heat at the sink at 30 डिग्री सेल्सियस। the temperature of the heat source is efficiency दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम करके Q1 निकाल लेना एफिशिएंसी की हेल्प से। निकाल लो ऐसे जल्दी से आपका निकल जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन है, रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 पे ऑपरेट हो रहा है, द एनर्जी रिजेक्टेड बाय द इंजन एक्ट एज द इनपुट फॉर द अनदर रिजर्वायर इंजन एट टेम्परेचर T3, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैं सोचा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक रिवर्सिबल इंजन है गाइस, ठीक है, एक इंजन है, ऑपरेट हो रहा है बिटवीन टेम्परेचर T1 और T2 पे, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, ये T1 पे काम कर रहा है और ये T2 पे काम कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर T1 T2 है, ये एक हमारा इंजन नंबर 1 है, काम कर रहा है, जिससे हमें वर्क मिल रहा है। इस वर्क को नाम दे देते हैं W1। द एनर्जी रिजेक्टेड बाय द दिस इंजन, एनर्जी इस इंजन से जो एनर्जी रिजेक्ट हो रहा है, मतलब दिस रिजेक्टेड Q2, ठीक है, और ये यहाँ से Q1 एंटर हो रहा है, Q2 बाहर निकल रहा है। ये जो Q2 है फॉर अनदर रिजर्वायर की अनदर मशीन के लिए, ये हमारा एज अ रिजर्वायर काम कर रहा है। तो Q2 जो आ रहा है, ये Q2 मतलब इस मशीन में आ रहा है, और यहाँ से जो निकल रहा है Q3 निकल रहा है, और दिस इज वर्क डन टू। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले पहली इंजन की एफिशिएंसी, इसको नाम देते हैं सेकंड इंजन, ये फर्स्ट इंजन। फर्स्ट इंजन की एफिशिएंसी निकालते हैं, कम क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T2 कम है, T1 ज्यादा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही सेकंड इंजन के लिए एफिशिएंसी लिख लीजिए, 1 माइनस सेकंड इंजन में ये T2 T3 था ना, ये T3 हो जाएगा, तो कम क्या होगा, T3 कम होगा, और दिस इज T2 की, इसके लिए रिजर्वायर ये था T2। तो इस तरीके से बन गया। इस दोनों इक्वेशन को एक ही पे ऑपरेट हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, एंड इंजन 1 इज इक्वल टू इंजन 2। दोनों की एफिशिएंसी को अगर आप सॉल्व करोगे रिलेशन बनाने के लिए 1 2 और 3 का टेम्परेचर, तो इनको सॉल्व करोगे तो आपका T2 का स्क्वायर, इधर दोनों का मल्टीप्लाई होके T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T3 हो जाएगा, और यहाँ से T2 की जो वैल्यू निकलेगी रूट ऑफ T1 T3 निकलेगी। कहाँ है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे गाइस क्वेश्चन हैं, देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आप, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप पॉज करके चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो आप जरूर पूछना हमसे, ठीक है। लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल गए। काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मिले हैं। एक क्वेश्चन नंबर दिस एंड एक क्वेश्चन दिस, मैं इसको आपको जरूर सामने आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या कह रहा है, क्या अ कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन T1 और T2 टेम्परेचर पे काम कर रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। T1 है सोर्स का और T2 है सिंक का। यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है, ठीक है, काम कर रहा है। तो हो क्या रहा है, इफ देयर इज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर सोर्स का, तो सोर्स का जो टेम्परेचर है टी टाइम इंक्रीज हो जा रहा है बाई, एंड डिक्रीज इन सिंक का टेम्परेचर, टेम्परेचर सिंक का जो है वो टी टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। इन दैट केस एफिशिएंसी क्या होगी? तो गाइस यहाँ पे हम दो केस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ताकि हमें और भी स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को करने में, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला हम केस 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 1 लिख दे रहे हैं केस 1 के लिए। 1 माइनस नीचे वाला T2 ऊपर वाला T1, जो कम है इसमें से कम क्या है, T2 कम होता है, सिंक का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा, इसलिए ऐसे लिखा। बट यहाँ पे क्या है, पहले जो पहला केस लिया है, पहले केस में हम क्या करेंगे, जो सोर्स का टेम्परेचर है उसमें टेम्परेचर T टाइम्स टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देने हैं, ठीक है। क्योंकि कहा है कि सोर्स टेम्परेचर बाई T इंक्रीज हो रहा है, तो सोर्स कहाँ है, यहाँ पे सोर्स ये रहा, तो इसमें T को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड केस हम ले लेते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ भी रहेगा। यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर कम हो जा रहा है, तो माइनस टी कर देते हैं। अब यहाँ पे एफिशिएंसी 1 माइनस एफिशिएंसी 2 दोनों को माइनस करते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन जो हमारा बनेगा, दोनों को माइनस कीजिए, बनेगा माइनस T2 अपॉन T1 प्लस टी, T1 प्लस टी, ओके, प्लस T2 माइनस टी अपॉन T1, और इनको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा
T1 इज T1 प्लस T, और इसको और थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा T1 T2 एक साथ आ जाएगा माइनस, दिस इज माइनस यहाँ T2 था ना, तो T1 T2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस T1 प्लस T2 माइनस T, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व करो, दोनों में इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया, ब्रैकेट T प्लस स्मॉल t का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन T1 प्लस टी। तो गाइज आप देखोगे ऊपर वाला जो पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है वो माइनस है, और नीचे वाला वैल्यू प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब इसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जीरो से कम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी 1 और एफिशिएंसी 2 की लेस देन जीरो, तो यहाँ पे आ रहा है कि एफिशिएंसी 1 इज लेस देन एफिशिएंसी 2, जब ये प्लस में उधर जाएगा। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गाइज अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के एक और भी हम क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं जो कि मेरे को इसी में दिखा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये कार्नोट इंजन है, यू सेकंड पे काम कर रहा है, सिंक का टेम्परेचर, ये तो इतनी देर से मैं क्वेश्चन बता ही दिया हूँ, एक दो बार आप कर ही लोगे। ये भी क्वेश्चन कितने बार बता चुका हूँ कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ किस प्रॉपर्टी पे काम करता है। फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा टेम्परेचर पे काम करता है, और सेकंड लॉ पूरा एंट्रोपी पे काम करता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5.40 की बात करें तो इफ कार्नोट इंजन रिजेक्ट 1.4 ऑफ द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों फंस गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप काफी देर से देख रहे हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन जो भी इनपुट हो रही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस जो आउटपुट निकल रहा है वो जो कम वाला है अपॉन जो ज्यादा है, मतलब कि इनपुट हमेशा ज्यादा ही होगा। अभी कह रहा है कि कार्नोट इंजन क्या कर रहा है, जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, मतलब क्यू आउटपुट की जो वैल्यू है 1/4 ऑफ क्यू इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 - 1/क्यू आउटपुट की वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्यू आई अपॉन 4, 1/4 नीचे चला जाएगा, क्यू आई ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 क्यू इनपुट अपॉन 4 क्यू इनपुट, क्यू आई कट गया, 3/4, 3/4 आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन, दैट इज 0 पॉइंट्स को डिवाइड करो 0.75, 0.75 कहाँ है ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, इस तरीके से ये क्वेश्चन। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, मैं पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, सॉल्व करो गाइस, कुछ सॉल्व करो, सब क्वेश्चन कराना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ओके, एंट्रोपी पे क्वेश्चन लगाते हैं, तो एंट्रोपी चैप्टर भी हमने इसमें कवर किया था। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन, एंट्रोपी चेंज किस पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा हीट पे डिपेंड, कैसे भूल गए, कैसे डिपेंड करता है अभी हमने पढ़ा देखा था ना कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी के हेल्प से dq अपॉन टी जो निकला था वो ये निकला था, और बाद में क्लॉसियस ने इसको और इम्प्रूव करके dq अपॉन टी इज इक्वल टू ds कर दिया था। रिवर्सिबल के केस में ds इज कॉल्ड एंट्रोपी, और अगर मैं लेस देन कर दूं तो इरिवर्सिबल के केस में हो जाएगा, और जो dq है वो t ds पे है। तो जो एंट्रोपी ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर, तो अपन हीट ट्रांसफर उसको सही कर लेते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर इज योर राइट आंसर, change of heat, okay। Now relation of ds is equal to del q upon t holds good in case of reversible process only, अभी बताया इक्वल टू है तो रिवर्सिबल, लेस देन है तो हमारा इरिवर्सिबल, ठीक है, जैसे जीरो के साथ हो रहा था। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द एंट्रोपी चेंज इन एन आइसोबैरिक हीटिंग प्रोसेस फ्रॉम T1 to T2। वाह, आइसोबैरिक में ये गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द एंट्रोपी चेंज। तो गाइस अपन ने एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बड़े ट्रिक से याद करने का सोचा था, देखा था हमने, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, हमने कैसे सीखा था, तीन रिलेशन, एंट्रोपी चेंज में तीन रिलेशन आता है, एक Cp का रिलेशन बनता है, एक Cv का, और एक R का रिलेशन बनता है गाइस ना। तो हम इसमें देखा थे Cv का रिलेशन, Cv और R के बीच का रिलेशन देखे तो दोनों प्लस होते हैं,
क्लियर है। इधर CV है तो इधर LN लिख के, CV मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे V2 अपॉन V1 कर देते थे, और इधर R लिखे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म आ जाएगा LN T2 अपॉन T1, है ना, ये बन जाता था। एक हमने ये देखा था, एक दूसरा हमने देखा था CP के साथ रिलेशन का, CP के साथ R का रिलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज की बात हो रहा था, टेम्परेचर होना चाहिए फॉर्मूला में CP T2 अपॉन T1 प्लस R LN प्लस क्यों होगा, CP और R के बीच में माइनस का साइन होता है, प्लस नहीं माइनस का साइन, ठीक है। LN CP है तो यहाँ प्रेशर का टर्म्स आएगा P2 अपॉन P1, क्लियर है। तो गाइज ये दो फॉर्मूला, एक और होता है CP और CV का रिलेशन, तो हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। तो कैसे ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है इसकी मेन, उसको आप देख लेना, अदरवाइज यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले तीन रिलेशन बनता है, CP CB और R होता है एंट्रोपी चेंज में। CV और R के बीच में प्लस होता है। अगर आप इधर LN लिख दो, LN लिख दो, LN के बाद इधर क्या लिखना है, CV लिया है तो V2 अपॉन V1 लिखना है। कांस्टेंट वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम वाले टर्म्स इधर, R मतलब टेम्परेचर वाले टर्म्स इधर आ जाएंगे। CP लिया तो प्रेशर वाले टर्म्स इधर आ जाएंगे, इधर R लिया तो टेम्परेचर वाले टर्म इधर लेंगे। CP और R के बीच में माइनस का साइन होता है, और CP और CV, यहाँ पे CP और यहाँ पे CV लिखोगे तो उनके बीच में प्लस का साइन होता है। और LN की बात कर, इधर CP लिखे हो तो इधर P वाले टर्म्स आ जाएंगे, इधर CV लिखे हो तो इधर V वाले टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 हो रहा है। तो इसमें देखो, इसमें प्रेशर वाले टर्म्स तो है नहीं, इस पूरे क्वेश्चन को कट कर दो, यहाँ पे प्रेशर है तो ये कट हो जाएगा, P1 P2 कांस्टेंट है, ये पूरा जीरो बच गया, क्या S2 माइनस S1, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1। देखो ऑप्शन में है कहीं, सब में m मल्टीप्लाई है, यही बात। अगर आप मास कंसीडर कर रहे हो तो आप यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका राइट और ये आंसर हो गया। आ जाओ गाइस, ये सब क्वेश्चंस भी देखते हैं, पहले थ्योरेटिकल वाले देखते हैं फिर न्यूमेरिकल हम देख लेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द सप्लाइड और रिमूव्ड रिवर्सिबल मैनर कॉल्ड, ठीक है। किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसका क्या, ओके, क्वेश्चन ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द according to the heat supplied or removed in the reversible manner called enthalpy, reversibility, none of this, या entropy। दिख रहा है ऑप्शन एंट्रोपी, बट क्यों गाइस, जब हम एंट्रोपी के टर्म्स पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे एक चीज देखा था कि जो एंट्रोपी चेंज है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकता है, एंट्रोपी डिक्रीज भी हो सकता है, एंट्रोपी कांस्टेंट भी हो सकता है। तीनों केस पढ़ा था हमने, देखा था टेम्परेचर अगर किसी बॉडी में बढ़ा रहे हो, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट को सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। हीट को रिजेक्ट कर रहे हो तो टेम्परेचर एंट्रोपी कम होगा, और हीट के साथ कुछ नहीं कर रहे हो तो एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये एंट्रोपी का ही मेन चीज है। आइसेंट्रोपिक फ्लो इज, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट की बात कर रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट की बात कर रहा है। और ये कब होता है, रिवर्सिबल में होता है, एडियाबैटिक फ्लो में। एडियाबैटिक जब हीट के साथ हम कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो, कुछ नहीं होता हीट के साथ, मतलब इंसुलेट, जब हीट ट्रांसफर जीरो होता है, इन दैट केस एंट्रोपी हमारा S1 S2 के इक्वल आ जाता है। जाके वीडियो देखो अगर भूल गए हो ये चीज तो, ठीक है। तो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। In all reversible process, entropy of the system increase, decrease या remain same, none of this। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन सेम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गाइज होना चाहिए था ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है और सेम भी होता है। तो ये तीनों को किसी एक को तो मार नहीं सकते हम, क्योंकि तीनों चीजें होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, बट ऑल ऑफ दिस नहीं है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है ना। अगला एक नीचे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, व्हेन अ प्रोसेस अंडरगो अ कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल देन द चेंज इन एंट्रोपी विल बी, हमने पढ़ा तो था, क्लॉसियस ने दिया था dq अपॉन टी, यही तो है हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला, दिस जीरो। तो dq अपॉन रिवर्सिबल साइकिल में इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन इसका सी यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो है जीरो, वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी का ये डेफिनेशन ही है, ठीक है, सही हो गया। चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ हीट, पहले ही बता चुके हैं। एक क्वेश्चन है 6.5, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम यहाँ पे करेंगे।
अच्छा क्वेश्चन है। जनरली जो क्वेश्चन है ये आप प्योर सब्सटेंस पढ़ लेते, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक आप समझ जाओगे एंट्रोपी को और अच्छे से। नहीं तो आप क्लॉसियस इनइक्वालिटी के हेल्प से भी आप समझ सकते हो। तो क्लॉसियस ने जो दिया था एंट्रोपी का dq अपॉन टी इज इक्वल टू ds रिवर्सिबल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इतना 2560 किलो जूल पर केजी। व्हाट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी? तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू dq अपॉन टी। अब ये जो dq है ये लेटेंट हीट भी हो सकता है, ये सेंसिबल हीट भी हो सकता है। क्वेश्चन लेटेंट हीट में बोला है तो dq को हम लेटेंट हीट समझकर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 2560 डिवाइडेड बाई 100, इसको 100 की सॉरी भाई आप थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हो। थर्मोडायनेमिक में हम केल्विन में नहीं, हम डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में चलते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जानना है, 273 से प्लस कर दो तो हो जाएगा क्या 373। 373 इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 6.86 किलो जूल पर केजी केल्विन में आएगा। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। जनरली गाइस ये जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज, ठीक है। तो एंट्रोपी 0 डिग्री, जनरली तो 0 डिग्री सेल्सियस ट्रिपल पॉइंट की बात, ट्रिपल पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रेफरेंस के टर्म पे टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 0.01 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो 0.611 डिग्री किलो पास्कल के टाइम पे। तो एंट्रोपी की वैल्यू एट 0 डिग्री टेम्परेचर पे सिर्फ ट्रिपल पॉइंट वाला जो पॉइंट है या लाइन है वहीं पे एंट्रोपी की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, ठीक है। और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेफरेंस के तौर पे, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद करके रखना, क्लियर है। आगे देखते हैं, द प्रोसेस अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेस। यस, जाहिर सी बात है टेम्परेचर किसी बॉडी का इंक्रीज हो, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो भी आपस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इंक्रीज इज योर राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? बताइए जल्दी से। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक Q इज इक्वल टू जीरो, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट है। थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमें रिवर्सिबल एक्शन देखने को मिलता है, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, H1 H2 के इक्वल होता है। और थ्रॉटलिंग हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करता है। नाउ एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन, एंट्रोपी चेंज भाई किस पे डिपेंड करता है? एंट्रोपी चेंज डिपेंड ऑन हीट ट्रांसफर, अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे, क्लियर है। उसके बाद when two gases suddenly mix up with each other then the resultant entropy of the system will be इंक्रीज डिक्रीज और क्या? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज योर इंक्रीज। जब भी हम दो अलग अलग गैसेस को मिक्स करते हैं तो उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। क्या क्यों ऐसा होता है गाइस इंक्रीज? भाई क्योंकि आपने दो फ्लूइड लिया है, दो फ्लूइड लिए, एक फ्लूइड ये एक फ्लूइड ये, तो जाहिर सी बात है दोनों का फ्लूइड का टेम्परेचर सेम तो होने सा होना है। अब आप करके करोगे तो बात अलग है, जनरली दो आपने लिया है और उसका फ्लूइड का दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे होने ही है, तो हम जानते हैं किसी भी बॉडी में हीट को ऐड करते हैं, अब इन दोनों में कोई भी कम होगा एक ज्यादा होगा, ये तो होना ही होना है। जब उनको ऐड करोगे तो एक एज अ रेफरेंस वो सिस्टम बन जाएगा, और दूसरा ऐड कर रहे हो तो मतलब हीट ऐड कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। इस इंक्रीज योर राइट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाइल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 150 केल्विन एंड 300 केल्विन द एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय द कार्नोट इंजन ड्यूरिंग हीट एडिशन इज 1 पर न्यूटन, द वर्क प्रोड्यूस किलो जूल बाय द इंजन इज। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आई थिंक आराम से आप कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा। आसान क्वेश्चन है गाइस, कुछ टफ नहीं है। देखिए, वाइल वर्किंग टेम्परेचर 150 केल्विन एंड 300 केल्विन, ज्यादा वाले को लिखो ऊपर और कम वाले को नीचे लिखो, 150 केल्विन, है ना, ऐसा ही तो होता है हमारा। ये सोर्स होगा, ये सिंक हो गया, ये हमारा बीच में मशीन है, ये हीट आ रहा है, ठीक है। ये Q1 है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज वर्क। क्या कह रहा है? द एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस बाय द कार्नोट इंजन ड्यूरिंग द हीट एडिशन इज 1 किलो जूल। हीट एडिशन एडिशन Q1 की वैल्यू दिया है, एंट्रोपी चेंज, तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला। क्लॉसियस के अकॉर्डिंग dq अपॉन टी इज इक्वल टू ds। तो
यहाँ पे Q1 जो हीट ऐड हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो Q1 हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ये वाले प्रोसेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मशीन में जब ऐड हो रहा है तो उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन है, तो उसको जल्दी से कन्वर्ट का, अच्छा केल्विन में ही है ना, 300 केल्विन में ही रखो। और एंट्रोपी चेंज दिया है 1, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 300 किलो जूल। तो Q1 की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल गई। वर्क फाइंड करना है हमको, वर्क की वैल्यू फाइंड करना है। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। टेम्परेचर है ना, सोर्स का सिंक का टेम्परेचर है, तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस इंजन है ना, तो कम कौन है इसमें से, 150 कम है। ओके, और ज्यादा कौन सा है, 300, तो T2/T1 हो गया। जो कम होता है ऊपर लिखते, ज्यादा होता है नीचे। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी 0.5 के आसपास मिलेगा। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला इंजन में क्या होता है, हमें क्या चाहिए, वर्क। क्यों, जब हीट ऐड होगा, कौन सा हीट, Q1 जब ऐड होगा तो मिलेगा वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू 0.5 इंटू Q1 300, और यहाँ सॉल्व करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू निकल जाएगी 150, जो कि ऑप्शन दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस। 6.18, which of the following statement related to entropy is true? Minimum entropy is observed when the system is equilibrium with the surrounding। ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स का अपन पढ़े थे ना, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा ज्यादा ही होता है, इंक्रीज बढ़ता ही जाता है। एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर, सॉलिड सॉल्यूशन हैव नॉन जीरो एंट्रोपी, हो ही नहीं सकता। हर बॉडी की अपनी कुछ एंट्रोपी होती ही होती है। सब्सटेंस इन सॉलिड फेज हैज द लीस्ट एंट्रोपी, ये कह सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस का जो एंट्रोपी है वो कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स है उनका अरेंजमेंट बहुत ऑर्डरली होता है। उनका जो मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका उसका अरेंजमेंट है बहुत ऑर्डरली होता है। तो और हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या होता है, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, बट सॉलिड में हमारे मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एंट्रोपी होता ही नहीं, इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी कम है। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा मतलब उतनी ज्यादा आपकी एंट्रोपी होगी। जनरली टेम्परेचर आप बॉडी में बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट भी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है ना। जितना कम मूवमेंट उतना कम एंट्रोपी, उतना कम टेम्परेचर। ओके, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। व्हेन द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीजेस, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, इंक्रीजेस। अभी वही बात तो कर रहे थे। व्हिच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी का इक्वेशन यूज करो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो, क्लॉसियस इनइक्वालिटी का इक्वेशन था dq अपॉन t लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना, यही। और ये जो था ओके, और बाद में dq अपॉन t को लेस देन और इक्वल टू s कह दिया गया था ना। मतलब क्लॉसियस ने बाद में सेकंड लॉ के हेल्प से उसको डिफाइन करके ये बताया था। इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे तो क्या दिखेगा, जीरो जो है, एंट्रोपी एंट्रोपी जो है जीरो से बड़ा है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो एंट्रोपी जीरो से, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए। In a surrounding, the amount of irreversibility of undergone by the system is determined by the entropy change of the system, entropy change of the surrounding, entropy change increase of the universe। सराउंडिंग की बात करें चाहे सिस्टम की बात करें, अपन जानते हैं कि एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज विल बी इंक्रीजेस। अपन पढ़े थे एंट्रोपी चेंज की, अपन जब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग is always greater than or equal to zero, always। ठीक है, the entropy always increase for an isolated system, and when the equilibrium is reached its maximum, same as initial starting state, more than initial starting state, or zero maximum। entropy always increases, isolated system मतलब no heat action, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है मतलब एट अ मैक्सिमम लेवल पे है, क्योंकि एंट्रोपी एट आइसोलेटेड सिस्टम पे S1 S2 के इक्वल होता है, और ये मैक्सिमम के केस में ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। काफी अच्छा। द व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जल्दी से बताओ। सबसे कम डिसऑर्डरनेस, सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस किसमें होता है, गैस में। उसके उससे कम मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस लिक्विड में, सॉलिड का डिसऑर्डरनेस और कम। तो गैसियस फेस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड फेस में, फिर सॉलिड फेस में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यूरिंग अ प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अभी जस्ट मैंने बताया था एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, विच इक्वेशन क्लियरली डिफाइन द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। यहाँ पे आपकी बातें किसकी किसकी कर रहा है, प्रोसेस फॉर अ सिस्टम विथ m kg ऑफ gas at pressure P1, volume V1, temperature T1, entropy S is heated the state point of P2 V2 तक हीट किया, टेम्परेचर T2 and entropy S2। ओके, तो एंट्रोपी चेंज की फॉर्मूला कौन सा सही है? बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट वाली टर्म्स की बात कर रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो किसी भी इक्वेशन जो भी हमारा एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आता है ना, S2 माइनस S1, Cp, Cv और R का रिलेशन बताया था ना, तीन फॉर्मूला बताया था S2 माइनस S1 का, एंट्रोपी चेंज का तीन फॉर्मूला बताया था आपको मैं S2 माइनस S1 का, तीनों में बताया था किस तरीके से ट्रिक याद करने का। और यहाँ पे देखो आइसोथर्मल बोला तो किसी भी फॉर्मूला में टेम्परेचर के टर्म्स तो होने नहीं चाहिए, कांस्टेंट तो ये हो गया, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो है, ये भी जीरो, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता, यहाँ भी टेम्परेचर ये भी हो नहीं सकता, यही एक टर्म जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन अच्छा है, दोनों क्वेश्चन अच्छा है, दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, क्लोज सिस्टम है, कंटेन सैचुरेटेड लिक्विड अमोनिया एट 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, द मास ऑफ अमोनिया इज 5 kg। ठीक है, ऑल द सैचुरेटेड लिक्विड टू द वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ओके हीट दिया हुआ है कितना, 62.2 मेगा जूल। इफ द एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड विल बी, एंट्रोपी दिया हुआ है इतना, व्हाट इज द एंट्रोपी, व्हाट इज द, ओके इफ द एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट का एंट्रोपी दिया हुआ है, व्हाट इज द एंट्रोपी सैचुरेटेड वेपर में पूछा है। जनरली गाइस अगर आप पीवी फेस डायग्राम, अगर आप प्योर सब्सटेंस में हल्का सा भी आप देख ध्यान दिए होंगे, फेस डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ये जो लाइन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सैचुरेटेड वेपर लिक्विड लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, तो आपको सैचुरेटेड वेपर लाइन पे एंट्रोपी निकालना है, दिस इज पी और एस, या टी आर एस की बात करें टी और एंट्रोपी का, तो वेपर लाइन पे आपको एंट्रोपी चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे एंट्रोपी चाहिए, और आपका इस पॉइंट की एंट्रोपी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक आपको जा रहे हो, तो कैसे निकालें, तो एंट्रोपी ऑफ दिस पॉइंट, तो लिखते हैं एंट्रोपी ऑफ गैस। ठीक है, या एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ वेपर लाइन, वेपर मतलब गैस यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ वेपर या गैस इज इक्वल टू, ये एंट्रोपी दिया हुआ है ना, तो एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड लिख लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड में हम प्लस कर देते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन क्या, ये लाइन लेटेंट हीट को तो डोनेट करता है, तो लेटेंट हीट अपॉन यहाँ से यहाँ तक चेंज होने का जो टेम्परेचर है टी सैचुरेटेड। ठीक है, टी सैचुरेटेड, क्लियर है। अब मास अगर दिया है तो मास का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एस एफ की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया, एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, लिक्विड का दिया है मतलब फ्लूइड का, दिस इज 0.88 प्लस लेटेंट हीट, हीट यहाँ भी दिया हुआ है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है 16.2, अब वो लेटेंट, और जाहिर सी बात है यहाँ पे लेटेंट हीट ही होता है, इसलिए 16.2 मेगा जूल दिया है। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो इंटू 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 10 पावर 3 से, अपॉन मास दिया हुआ है कहाँ है, 5 kg दिया हुआ है, और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो तुरंत केल्विन में कन्वर्ट कर लो, रुकना एकदम नहीं है। 283 केल्विन में कन्वर्ट हो गया, सॉरी केल्विन में दिया है, अरे यार सेल्सियस में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एस जी की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट इसकी जो आंसर आएगी 12.32 के आसपास। ठीक है, 12.32 के आसपास आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, 12.32। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, 12.32 आसपास आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रोपी का आपका फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, 1 kg ऑफ एयर, आर की वैल्यू दी हुई, इतना गोज थ्रू इरिवर्सिबल प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट, वन टेम्परेचर है और दिस इज मीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम दिया है पहले स्टेट का, इस पॉइंट नंबर 1 का, और स्टेट 2 का दिया है
टेम्परेचर और दिस, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, आइए बनाते हैं। चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1। तो गाइज यहाँ पे दो चीज आपको दी है, दो स्टेट है, पॉइंट वन है और पॉइंट टू, मतलब फिगर में पॉइंट वन और कुछ ऐसा पॉइंट टू, ठीक है, दिस ऐसा कुछ हो रहा है। पॉइंट वन पॉइंट टू की वैल्यू टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन बनाना है, मतलब ठीक है, मतलब CV वॉल्यूम हो गया और R का टेम्परेचर हो गया। इन CV और R के बीच का फॉर्मूला क्या साइन होता है, प्लस होता है। ln यहाँ भी लिख दो, ln यहाँ भी लिख दो, यहाँ R लिखे हो तो यहाँ रिलेशन बन जाएगा T2 अपॉन T1। R टेम्परेचर है कांस्टेंट, CV वॉल्यूम की बात करता है तो R इसका जो वॉल्यूम है इधर लिख दो, V2 अपॉन V1। अगर मास दिया हुआ है तो दोनों में मास प्लस कर दो, ठीक है। अब सारी वैल्यू को पुट कर दो अगर आपके पास दिया हुआ है तो। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज कह रहा है कि टेम्परेचर देखो ध्यान से, 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर T1 T2 तो सेम है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म हो गया जीरो, बच गया सिर्फ ये बेचारा अकेले, MR ln V2 अपॉन V1। M की वैल्यू दी है, मास 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 कितने दिया हुआ है, मास मास अगर नहीं दिया है तो 1 kg दिया तो है यार, 1 इंटू, क्लियर है। आर की वैल्यू दिया है 287 किलो जूल पर केजी केल्विन, चलेगा। उसके बाद इंटू एल एन V2 अपॉन V1, V2 कितना है भाई 0.8, दिस स्टेट 2 अपॉन 1 V1 1.2 1.2। इनको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट -116.36 जूल जूल पर केजी केल्विन में आंसर आएगा। एंट्रोपी चेंज, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, ओके थोड़े से क्वेश्चन और बच्चे हैं, करा देता हूँ, थोड़ा सा ही तो बचा हुआ है। क्वेश्चन 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एंट्रोपी, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज डिग्री ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन रैंडमनेस, ये तो हम पढ़े ही थे, एंट्रोपी इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस पे। एंट्रोपी एंट्रोपी ऑफ सॉलिड स्टेट इज द लीस्ट, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन ही लेके लगाया था। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज डिक्रीजिंग, कभी नहीं, गलत, ऑप्शन सी इज, तो इसका ऑप्शन कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि मुझे पूछा है गलत ऑप्शन बताओ तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला which of equation best represent the entropy of the system with two parts with entropy x and y respectively। तो entropy x and y कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है इसमें से, x plus y, x minus y, entropy is less than x plus y, is greater than x plus y। अभी हमने निकाला था कुछ देर पहले ही कि क्लॉसियस के अकॉर्डिंग ds अपॉन t लेस देन इक्वल टू s, और क्लॉसियस इनइक्वालिटी के हेल्प से लेस देन इक्वल टू जीरो, एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो अपन इस इक्वेशन के थ्रू मान लेते हैं एक्स और वाई कुछ भी हो बट एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। क्या पता सिस्टम और सराउंडिंग, एक्स जो है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और वाई जो है एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, तो एंट्रोपी क्या होगा सिस्टम और सराउंडिंग का, ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर व्हेन टू गैसेस आर मिक्स्ड, अभी एक क्वेश्चन हमने लगाया था कि जब दो गैसेस मिलते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, हायर देन द इंडिविजुअल गैसेस। तो इंडिविजुअल गैसेस की जो भी एंट्रोपी होगा और दोनों गैसेस को जब हम मिक्स करेंगे तो उसकी एंट्रोपी जाहिर सी बात है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज एन एंट्रोपी चेंज ऑफ इतना, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू दी है, ds की वैल्यू दिया है 0.08 kilojoule per Kelvin following water through a turbine in which due to friction there is a temperature rise of from T डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री। पहले टेम्परेचर कितना था, जो भी था T डिग्री सेल्सियस, बाद में चेंज होकर कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। if there is no heat transfer will be zero taking place during the process, then what will be the value of T, इस T की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाला जाए। वाटर की बात कर रहा है ना, तो गाइज अपन एक चीज देखे थे कि गैस के टर्म में ही दो स्पेसिफिक की वैल्यू आती है, एस सीपी एंड सीवी, ठीक है, गैस के टर्म्स में। और जो हमने एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला निकाला है S2 माइनस एस वन, S2 माइनस एस वन, S2 माइनस एस वन, तीन निकाला, तीन फॉर्मूला हमने बनाया है, ये जनरली हमने गैसेस के लिए बनाया था। और जब हम सॉलिड
या लिक्विड की बात करते हैं, सॉलिड और लिक्विड में, इस टाइम पे जो एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला बन के आया था लास्ट में वीडियो के मैंने बताया था, दैट इज वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि सी एल एन टी टू अपॉन टी वन पे, पूरा पूरा हमारा इस पे ही डिपेंड करता है। अब वो जो सी है वो एक सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक, और यहाँ पे किसी का वैल्यू दिया है वाटर है, यहाँ पे वाटर की बात हो रहा है, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है उसकी वैल्यू होती है 4.18, और चेंज इन एंट्रोपी दिया है 0.08 इज इक्वल टू 4.18 ln T2 अपॉन T1। तो T2 हमको पता है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, बाद में हो गया था। T1 हमको पता नहीं, इनको जल्दी से सॉल्व करो, और सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा 360 केल्विन के आसपास, तो है कहीं 307 के आसपास। ओके, ये ऑप्शन ही सही होगा, इसके आसपास यही है, बाकी तो बहुत वैल्यूज बहुत कम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर द एंट्रोपी जनरेशन फॉर द इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल की बात किया जाए, अगर आप एंट्रोपी जनरेशन कंसिडर कर रहे हैं तो इरिवर्सिबल की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज ज्यादा होगी रिवर्सिबल से। ठीक है, क्योंकि इरिवर्सिबल वाले केस में जो एंट्रोपी की में डेल एस की वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, इसी को तो कहते हैं हीट जनरेशन। और हीट जनरेशन जब आप ऐड कर दे रहे हो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो जाहिर सी बात है इरिवर्सिबल बनेगा, बढ़ रहा है ना डेल एस, तो डेल एस ऑलवेज ग्रेटर देन डी डेल एस रिवर्सिबल। कब? जब आप एंट्रोपी जनरेशन को कंसीडर करो, जब एंट्रोपी जनरेशन को कंसीडर नहीं करोगे, इन दैट केस इरिवर्सिबल रिवर्सिबल आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इफ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीजेस व्हाट दिस डिपिक्ट्स अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोसेस। इसका ऑप्शन जो है पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इस तरीके से। तो हम कितने बार पढ़े हैं कि एंट्रोपी कभी यूनिवर्स का कम नहीं हो सकता, इट ऑलवेज इंक्रीजेस, तो इम्पॉसिबल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और आप उसको टिक मार के आगे बढ़ सकते हो। तो गाइज हमने काफी सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, ठीक है, काफी बड़ी वीडियो भी हो गई है, आई थिंक अभी तक तो आप बोर हो जाओगे। तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के कर लेना। ये जितने क्वेश्चंस गाइस मैं आपको कराया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, इम्पॉसिबल प्रोसेस, देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ना इम्पॉसिबल प्रोसेस, ठीक कर देना। और थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, तो ये मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, आप स्नैपशॉट लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद थोड़े से ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन और बच गए, इनको भी कर सकते हो। फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था पूरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। फिर भी गाइस कहीं भी अगर आपको दिक्कत वगैरह, डाउट वगैरह आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें टेलीग्राम फिर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमें मेल कर सकते हो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट से नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स वगैरह भी परचेस कर सकते हो, वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।